खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरविंद बड़ी सबर, मैं हूं सईद काजी। क्या वाकई तहरीक इंसाफ तमाम जमातों से बातचीत पर तैयार होगी? है पहले बड़ा फ्लेक्सिबल नहीं था उनका रवैया, मगर ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 मुलाकातें फजलुर रहमान साहब से हुई हैं वो उन लोगों के अपने तय हुई हैं, खान साहब ने नहीं भेजा था। बहरहाल इस पर बात करेंगे। 9 मई पर भी चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में होगा, ये क्या सिलसिला है? और इतनी महंगी बिजली, शायद खत्ते में मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो इससे ज़्यादा बिजली महंगी कहीं नहीं, और गर्दिशी कर्जा फिर बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चशमकुशा रिपोर्ट आई है कि बेरोज़गारी के बायस यूथ में दिमागी अमराज में बड़ी शिद्दत और तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाहौर आज पूरी दुनिया का फ़िज़ाई आलूगी के अतबार से पहले नंबर पर आ गई। इतनी आलाइश और गलाजत हवा में फैल गई। बड़ी साहब, ये जो बातचीत की बात, मैंने कुछ साफियों को सुना, वो कह रहे थे जी कि वो जो असद कैसर साहब गए हैं या वो अली मोहम्मद खान साहब गए हैं, वो अपने तौर पर गए हैं, खान साहब का जो वही इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो स्मोग में लाहौर पहले नंबर पे आया है। अब कहीं तो हमें तरक्की करने दें। वो तो होगी। हमने करप्शन में तरक्की की, हमने नाइंसाफ़ी में तरक्की की, हमने जुल्म में तरक्की की, हमने इंसानी हकूक़ सलब करने में तरक्की की, स्मोग में भी तरक्की की, तो ये खुशखबरी है। दूसरी बात का सब एक बात मेरी आज लिख के रख लें, हमें नहीं पता कल क्या होगा, ये तो गैप कर रहा हूँ। ज़ीरो को हीरो नहीं बनाया जा सकता, जितना मर्जी जोर लगाए, और हीरो को ज़ीरो मेरे कहने से नहीं बनेगा, ये लोग बनाते हैं। आपकी उम्र में राजेश खन्ना सुपरस्टार होगा, वहीद मुराद साहब होंगे, नदीम होंगे। वक्त होता है, वक्त के साथ गुजरता जाता है। सदा बादशाही खुदा के घर में है। पाकिस्तान के सरकारी इदारों के बोर्ड देख लें, कई नाम आए होंगे, कई गए होंगे, कई वज़ीर आज़म आए, कई गए। मौजूदा हालात में पूरा सारा पिंड मर जाए, मुसल्ली ने चौधरी नहीं बनना। हाँ, ये तो एक मिसाल मैं वैसे दे रहा हूँ। मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाला हैं कि किसी सियासी जमात से सिर्फ साफ, शफाफ और वक्त पर इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। इवन के उनके जो करीबी अजीज़ है, उनकी फैमिली का, हफीजुल्ला नियाज़ी का भी कोई तल्लक नहीं। 10 साल से वो उनसे मिलते ही नहीं। हफीजुल्ला नियाज़ी साहब ने भी कहा है हमारा 11-12 साल। सदर से उनकी मुलाकात का भी इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज चले गया है कि वो खान साहब के लिए नहीं गए, खान साहब के लिए नहीं गए। ये इसमें कोई बहाम नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, अब आप जो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने सबके साथ फैसला किया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ना NRO पे फैसला होगा, बात होगी, ना लंदन जाने पे, ना अमेरिका जाने पे, ना दुबई जाने पे, ना सऊदी अरब जाने पे। हाँ, बात मौलाना साहब समेत सबके साथ साफ शफाफ इलेक्शन पर हो सकती है। और साफ शफाफ इलेक्शन में बादियों नज़र में जिनके लिए फ़ज़ा बनाई जा रही है वो बन नहीं पा रही। मैंने गुजारिश किया ना, आपकी जवानी में वहीद मुराद होंगे, आज की नई जनरेशन को वहीद मुराद का पता ही नहीं होगा। किसी दौर में भट्टो का बहुत दौर था, जुल्फ़िकार अली भट्टो का। किसी दौर में नवाज शरीफ साहब का भी दौर था। अब आप एक पॉपुलर लीडर को, पॉपुलर आवाज़ को, 2 करोड़ नया यंग डॉक्टर बना है, इन सब को माइनस करके 12-13 जमातों का मुरब्बा इकट्ठा करके उन्हें इक़्तिदार तो दे लेंगे। अब तो 12-13 पार्टियां खुद नून लीग से डर रही हैं भाई। नहीं, नून पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ बयान दे रही है। अदब एहतराम से नून पीपल्स पार्टी ने उस दिन खुर्शीद शाह साहब का मैंने खुद बयान सुना। उन्होंने कहा हमारी बहुत बड़ी गलती है, कौम हमें माफ़ कर दे, हमने 16 माह इनके साथ रहे, अब नवाज शरीफ क्यों इन्हें मिलना जा रहा है? मैं उल्टी बात करूँ, कौम कहती है तुझे सारे सन माफ़ कर दो, इस कौम को माफ़ कर दो। चले आगे बढ़ते। कौम को माफ़ी नहीं मिलनी जब तक इसने ख़त्म नहीं होना। इस कौम पर हर शक्लें बदल के आते रहेंगे। लेकिन याद रख रहे हैं कादी साहब, आप किसी को हीरो या मैं हीरो नहीं बना सकता, आवाम बनाती है। 25 करोड़ वज़ीर आज़म किसने बनना है? साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में ये फ़ैसला आवाम को करने देना चाहिए। अगर ये फ़ैसला आवाम से छीन कर आपने खुद करने की कोशिश की तो उससे इंतशार फैलेगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, मुल्की अदम इस्तेकाम होगा, माशी अदम इस्तेकाम होगा। मैंने आपको ये बात क्लिस्टर क्लियर कह दी है। कहा जा रहा है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून
किस तरह उसको प्रोटोकॉल, मुजरम को अदालत जमानत दे देती है सजा याफ्ता को, लेकिन मुलजम साइफर केस जिसे इत्तेदाद एहसन के बकौल ये मानते नहीं अलवलिया, एक मुलजम को जमानत नहीं देती। कादी साहब मीनारे पाकिस्तान। तो फिर भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, आज डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने बड़ा लंबा कॉलम लिखा है और बताया है कि दुनिया के किस किस मुल्क में फ़ौजी ट्रायल हुए हैं और बड़े फेयर हुए हैं, मोस्टली फेयर हुए हैं। तो फिर अगर ये है तो फिर मिलिट्री कोर्ट से हमारे पास सोल्यूशन रह गया। देखें, अगर आपकी ना कोई इम्प्लीमेंट करवा डॉलर आपका पाकिस्तान के अहम अदारे ने कहा, मैं नाम भी नहीं लेता जान के, डॉलर स्मगलिंग उन्होंने रोकनी है, डॉलर का रेट उन्होंने कंट्रोल करना है, बिजली की चोरी गैस की चोरी उन्होंने रोकनी है। तो 80 की करना है। 40 साल तो बंदे क्यों बाए दे, तो हमने दौरे कर रहे हैं। हुक्मरान इन्होंने दौरे भी नहीं पैंदे। आज वो सुना है निगरान वजीर आजम लाहौर तशरीफ लाए, वो कहते हैं मेरे साथ इलेक्शन की बात ना करो, इसके अलावा करो। भाई तुम्हारा काम ही सिर्फ इलेक्शन कराना है। 9 नवंबर के बाद आपका आईनी माहिरीन के बाद वजूद इधर गैर आईनी होगा। अब कादी साहब, अगर आप कोई लोग ये समझते, अब देखना इलेक्शन कमीशन और हमारे भाई मोहसिन नकवी की तस्वीर चल रही है। इलेक्शन कमीशन वजीर आला पंजाब को मिल रहे हैं, अच्छी बात है। अमेरिकन सफ़ीर को मिल रहे हैं, सईद मेहंदी साहब के दमाद है माशाल्लाह। आपको पता है सईद मेहंदी साहब कौन है? वहाँ बड़ा नोटेड हमारे ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट। उस वक्त लाहौर में फसादात भी बड़े हुए थे, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँ। जी जी जी। वो मिलते हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान को नहीं मिलते। आइन से मावरा रह के कोई भी सियासी जमात माजी की है या हाल की है या मुस्तकबिल की है, आवाम की ख्वाहिश से टकरा कर मुसल्लत किए जाने वाले हुक्मरानों को अवाम और दुनिया नहीं तस्लीम करेगी। आपको अवाम के राय को तस्लीम करना होगा, हकीकत से नजरें ना चुराए। बट साहब, मैं थोड़ा सा ये इतना अर्ज़ कर दूं कि अवाम, मिसाल के तौर पर अभी मेरा दोस्त है, एक हमारा वर्कर है एडम पॉल का, मुझे आया हुआ था, जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ पे टीचर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, या उनके मसाइल हैं, पेंशन को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, इनकी तरदीद भी आई कि हम ख़त्म नहीं करेंगे। इस मुल्क के रियल अवाम का कोई पार्टी ओन करने को उनके मसाइल को तैयार ही नहीं है, फिर कहते हैं यार तुझे बाहर नहीं निकल दे। कादी साहब, मैं एक गुजारिश करता हूँ आपको, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। मुझे कुछ हमारे लोग मिले, कहते जी आजकल आप खुल के बात नहीं कर रहे। कितना खुली है? मैं क्या जी, पाँव में मजबूरी की जंजीरें हों, बेड़ियाँ हों, हाथों पे हथकड़ी हों, मुंह पे होंठों पे खौफ के ताले हों, तो कितना बोलेगा कोई। अब मैं गुजारिश करता हूँ, आपका सवाल क्या था? मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स जो हैं, वो उनकी अपनी मूवमेंट है। एपका वालों का मुझे फ़ोन आया और मैसेज आया, कहते यार कोई बंदा हम मेहनत कशों की तो बात ही नहीं करता, और GNN को उन्होंने अप्रिशिएट किया। मुझे टीचरों का एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हमें एक बंदा आके जेल में मिला कि आपने हमको आपको वज़ीर आला से मिलाते हैं। वज़ीर आला से नहीं मिले, किसी और से मिला दिया, उसकी तस्वीर भी आ गई। खैर ये कहानी लंबी रही। कैसे, मुझे ये बताएं सर, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये जो मैंने मोहम्मद अली क्ले बॉक्सर था, वो अपनी मेहनत से मकाम पाया। हीरो लोग बनाते हैं। इसी तरह जब हुक्मरान अवाम बनाने लग पड़ी, वो कोई भी सियासी जमात हो, MQM को जिता दे, वो इस्तेकाम पार्टी जिसने कितनी मेहनत की, बेचारे इतने लोगों को 500-500 रुपया, जो मुबैना तौर पर खबरें चली है, किसी को 700 रुपया, किसी मैं तो कहता हूँ ये भी अच्छी बात है, कोई पैसे तो लोगों मतलब पैसा सर्कल में होगा तो चलेगा ना किचन। तो मेरी गुजारिश है, रोज जलसा किया करें, नौकरियां तो दे नहीं सकते, जल्द से ही शुरू कर दें। तो कादी साहब, इलेक्शन खुदा के लिए जब भी कराएं, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा आना चाहिए, चाहे वो कुरा बिलावल भुट्टो साहब के निकले, अख्तर मैंगल साहब का निकले, इमरान खां का निकले, नवाज शरीफ साहब का निकले, हमजा का निकले। इससे ना टकराएं, इसके ख़तरनाक नताइज आएंगे। मैं जितना भी फिर रहा हूँ, जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, क्रॉस दी बोर्ड, अगर हाँ अवाम उन्हें लाना चाहती है लाएं। बट साहब, मैं तो इन हालात और इस सिनेरियो में जो है ना, मैं कोई इसमें ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो माहौल बन रहा है और जिस तरीके से नॉन शैलेंस हम देखते हैं PM साहब की, जिनका काम इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन पता नहीं हम करवा सकें ना करवा सकें, माशी हालात, कोई एमरजेंसी की बातें कर रहे हैं, तो हालात तो दुगरगू हैं। आप उससे बेहतर है अवाम की बरखिलाफ
मर्जी के ठप्पे लगाने के या किसी को जबरदस्ती वैसे कंटिन्यू कर लें, यही कंटिन्यू कर लें, इन्हें कंटिन्यू हाँ, करा दें। हाँ। वो इनसे अच्छा वजीर आजम कौन होगा जिसे स्वाए अपने काम के सारे काम आते हैं। यारा जी हजूरी भी करते हैं, इनकार भी नहीं करते, जो वो चाहते हैं हो भी रहा है। तो मेरे भाई नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के बकौल मौजूदा निगरान हुकूमत तसलसल है नून लीग का, तो रहने दें इन्हें, वो पीछे बैठ के हुक्मरानी कर लें। ठीक है, चलें देखें नहीं, क्या है। काई साहब मुझे बताए ना, क्योंकि आइन री इंटरप्रेट हो रहा है ना। डू यू थिंक 71 में आपने नताइज देखे, क्या आप 25 करोड़ अवाम में अक्सरियत पार्टी कोई भी है जिसे भी वोट मिलता है उसके बरखिलाफ किसी को हुकूमत दे देंगे, तो डू यू थिंक उसके नताइज बेहतर आएंगे? ईमानदारी से साहब नताइज तो मैं अब क्या अर्ज करूं, जब ये इलेक्शन हुआ था 2018 का तो उसके भी नताइज आपने देखे। अब सवाल एक और है, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, मेरा ये ख्याल ये है कि ये जितनी हला बलू जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये शोर गोगा जो आपको स्क्रीनों पे नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक और शोर गोगा है, भूख का शोर गोगा है, बिजली के बिलों का शोर गोगा है, पेंशन का, तनख्वाहों का, और मुझे लगता है कि इस शोर में उस शोर को दबाया जाता है। काजी साहब, जलसा करना बुरी बात नहीं, किराए का जलसा करना बुरी बात है। आवाम को राय का इजहार करने दो, लेकिन अवाम को भेड़ बकरियां ना बनाओ। वो सदा बादशाही नहीं रहनी यार। तुम जाओ अपने दफ्तर में जाओ, जितने सियासतदान हैं देखे, ये ब्यूरोक्रेट जो आजकल गुलाम बने हुए हैं, चंद ब्यूरोक्रेटों पे मेरी एक जमात है तहरीक इंसाफ, उनके एक लीडर से चंद दिन पहले मुलाकात हो गई। उसने मुझे कहा हमने पंजाब में काम किया, फलां अफसर ने सबसे ज़्यादा जुल्म सितम किया। मैं कि इस अफसर का तुम भी हुकूमत आएगी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। ये बहुत बड़ा माफिया है, जहाँ बहुत अच्छे अफसर हैं वहाँ गलीज अफसर भी हैं। तो कादी साहब, डू यू थिंक सरकारी अफसर को हुक्मरानों के गैर आईनी गैर कानूनी हकामात मानने की बजाय आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए? यही था। मैं आपको ये जो ट्रेजेडी या ये जो मसला हुआ, जो डबैकल खान साहब किया, उसकी वजह भी यही थी। वो एक बुराई के निज़ाम में अच्छाई तलाश करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मुझे ये ज़रा एक आपको शॉर्ट सुनवाना है, फिर से बात को आगे बढ़ाएं। साहब, उससे पहले एक लफ्ज़ बता दूँ आपको, एक अहम खबर देने लगूँ, अहम खबर देने लगूँ। हाँ जी, हाँ जी, खबर दें। जो डिसीजन है कल पे अमल होता नहीं होता, मैंने बता दिया, हमेशा हर प्रोग्राम में ये फॉरएवर रख ले मेरे लिए, फ्यूचर का अल्लाह को पता है। अगर नवाज शरीफ साहब को अक्सरियत मिल गई 130 से 35, अवाम ने दे दी, या नताइज उनके हक में आ गए, या अवाम नहीं हो सकता है वोट दे दे, मुझे तो गैप का इलम नहीं है, तो आपका अगला वज़ीर आज़म कौन होगा आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए। बस इत्थे आके रह गए, मैं तुहानू कैसी रह जाना। मरियम साहिबा, अच्छी बात है अगर वो क्वालिफाई। भाई ये डिस्कशन हुई है, मैं ये नहीं कह रहा बन जाएंगे, डिस्कशन हुई है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की कुछ ख्वाहिशात हैं वो ही आके पूरी कर सकती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब 16 माह रहे थे उन्होंने उस ख्वाहिशात को मानने से इनकार कर दिया था। अब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इजहार किया तो मीनार पाकिस्तान आके उस पर हो गया तहैया, तूफान किए हुए, क्या वो बड़ा तूफान किए हुए, लेकिन तूफान कोई नहीं। ये मैं भी कर्ज कर दूं, जो हमने बात की थी और मोहम्मद मालिक साहब पिछले आए हुए थे, मैंने आपको शॉर्ट भी सुनवाना है। हजूर PM जो पाकिस्तान का ऑफिस है ना, वो बहुत बड़ा नाजुक है। वहाँ ज़रा सी भी पत्ता हिलता है ना तो फिर बंदा भी हिल जाता है। तो मरियम साहिबा मुमकिन है, अब ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ हम उनको भी वेलकम कहेंगे। नून लीग और किचन कैबिनेट डिस्कस कर रही है, ना हम हुकूमतें बनाते हैं, ना गिराते हैं, ना हमारा काम है। हमारा काम है लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे काउंटर बार बार चेक करके कहने के मुमकिन तौर पर बन सकती हैं। अच्छा, अब देख 60 थोड़ी देर बाद आपको सुना, देखें वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफे आएंगे और नैब के फैसले भी पहले ही कर देंगे। फिर सवाल तो जब लंदन में आपके जो टॉप डिप्लोमेट हैं वो जाके उस वक्त तक तो वो नहीं थे ना, उस वक्त तक तो वो कॉन्विक्ट ही थे, तो उसके बाद चीज़ें तो वाज़ेह हैं। कॉन्विक्ट होना कौन सी बुराई है पाकिस्तान में? मुझे बता दें, दुनिया के कितने ममालिक हैं इस वक्त नक्शे पे? दुनिया पे कितने ममालिक हैं? एक ऐसा मुल्क बताएं जिसका कन्विक्टेड मुजरम हो, इश्तिहारी हो और उसे उसका एम्बेसडर एयरपोर्ट पे छोड़ने आए।
उसके लिए बायोमेट्रिक उधर जाए। एक मुल्क तो बता देना काजी साहब, अब थोड़ा सा आप हमें अपने इल्म से, इल्म की रोशनी से हमें भी कुछ अच्छा। मैं कुछ वकला ने मुझसे बात की, मैं समझना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि बड़ा इर्तका हो रहा है हमारे आइन में। ये भी तो पहली दफ़ा हुआ ना जो आप कह रहे हैं कि कॉन्विक्ट जो थे वो। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये हुआ है। नहीं, ये मेरे खाते में हर चीज़ पांदे बात को सबूत दे। बट्टी साहब, मैं पूछना ये चाहता हूँ, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई नैब ये तो कह सकती है कि हमें इस मुलज़म की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, लेकिन एक जो मुजरिम है, खुद कहा, आपके इंस्टीट्यूशन ने कहा, हमने तो नहीं कहा उनको, हमारे तो ख्याल में वो ट्रायल हुआ या नहीं हुआ, मगर आपने किया, तो उसकी कैसे कह सकते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए? व्हाट डज दिस मीन? काजी साहब, अगर लाहौर पुलिस में मेरा ख्याल है 500-600 डकैती चोरी की वारदातें या 300-400 होती होंगी, हजार लाखों नहीं तो हजारों मुकदमे मैंने देखे हैं। मैंने जिंदगी में कभी ये तस्वुर भी नहीं किया जिसको पुलिस खुद चलान करे या नैब खुद चलान करे और नैब के चलान पर प्रोसिक्यूटर पर उनके आर्गूमेंट के बाद सजा हुई और वो कहे हमें इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अनबिलीवेबल है। मतलब है ये मौजे है। सुना था कि मौजे नबियों पैगंबरों के लिए होते हैं, आप नबी पाक से रुखसत फरमा गए, पर्दा फरमा गए, तो इन्होंने इस दौर में कर दिखाया कि जिसके नैब के प्रोसिक्यूशन पर, चलान पर, इन्वेस्टिगेशन पर सजा दी गई, वो नायब कहता है ना हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, आप इनकी अबूरी जमानत कर दें। और अब जो जिम्मेदार जराए बता रहे हैं, यही नैब प्रोसिक्यूशन की नैब इन्हें क्लीन चिट दिलवाएगी। ये प्रोग्राम हो रहा ना, और क्लीन चिट ही है, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ऐसा फॉर्मेलिटी पूरी करानी है, लेकिन देखिए अब भी अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं, पीपल्स पार्टी के बकौल डील के साथ आए हैं, पीपल्स पार्टी के बकौल, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं, तो डील तो कुछ अर्सा पहले हुई होगी, 1 मिनट पहले थोड़ा होती है। 2019 से खेल चल गया था। ये भी हल्के कुछ कह रहे हैं करीबी मुस्लिम लीग नून के अंदर के, ये स्नैप को भी हमने ख़त्म करने से पहले ये मौक़िफ़ था, बल्कि खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब तो कहते थे कि इसकी वजह से साड़ी तरक्की रुकी हुई है। तो यार मैं चाहता तरक्की हो जाए, तो लेकिन नैब से पहले काम कुम करवा लें, अपने बंद कर देंगे। 2 मिनट ठहर जाए। क्या नैब की कारकर्दगी माना अच्छी नहीं? मैं भी कहता हूँ, और पिछले दौर में भी नहीं सिर्फ। क्या एंटी करप्शन की अच्छी है, पुलिस की अच्छी है? देखें, जो एक अच्छी खबर है, हमने चंद दिन पहले जो FIA ने एक नोटिस दिया था मोहतरम साबर हमीद साहब को, अलमारूफ मिठू साहब को, 3-4 दिन बाद वो नोटिस वापस ले लिया साबर हमीद मिठू साहब का। अच्छी बात है। अगर आपके अदारे जिस दिन ये सोचने लग पड़े जुल्म नहीं करना, एक झूठा नोटिस दिया तो वापस क्लियरेंस NOC दे दे, तो मैं सिर्फ FIA के DG गालबन मोहसन भट्ट साहब हैं, अगर वो ही हैं तो सर, पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना कितनी इंक्वायरियां आपने 3 दिन में होल्ड की? अच्छा किया, साबर साहब को इंसाफ मिला। मैं साबर हमीद साहब, आपको स्पेशली मेरी तरफ से मुबारक कि आपने ये FIA ने ये 26 FIA ने साबर हमीद को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। मारूफ कारोबारी शख्सियात ने FIA के तमाम देखे 5-6 दिन में तमाम दस्तखत भी दे दिए, इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो गई। और मैं आपको पता है FIA में 5-5 साल इंक्वायरी होती है, 5-5 साल इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, फिर पर्चा। साबर साहब, आपने साबित किया कि पाकिस्तान में इंसाफ होता है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और मैं FIA के DG से भी यकीन करूंगा कि उन्होंने एक शरीफ आदमी के ऊपर गलत नोटिस भेजा, उससे माफी भी मांगे। इस तरह मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जैसे आपने एक बात यह है कि उन्होंने नाम भी कम से कम प्रॉपर, पहले जब ये उन्होंने अखबारों में छापा तो ये जो उर्फ वगैरह नहीं देने चाहिए। हमीद साहब का नहीं, उनको प्यार से मिठू, अब मेरा भी घर में एक निकनेम, और एक बचपन में होता है ना वो, तो फिर देखो, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उसमें लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। अच्छा, तो नाम नहीं, कायद साहब नहीं। देखें, मुझे खुशी है कि साबर साहब, मेरे पास अगर इनका नंबर होता, हल्फन मैं कहता हूँ, मैं इन्हें फ़ोन करके मुबारक देता कि FIA जैसे घोड़े को, जो किसी को कह देता तूने 16.5 अरब की करप्शन की, तूने खरबों की करप्शन की, और साल चलाते हैं, लेकिन सिर्फ चंद दिनों में, चंद घंटों में उन्हें एहसास हो गया कि इतने मोतबर बिजनेसमैन को, जिसकी पूरी, जिन्हें साफ शफाफ बिजनेस, रिज़्क़े हलाल कमाना तो इबादत है ना, तो आपने FIA की इस गलती पर भी कादी साहब, अगर इसने इस्लाह की है
तो क्या ये आइंदा किसी और के लिए भी ये अगर गलती से नोटिस साहब अब तो नहीं पता, लेकिन देखे ना नैब के बारे में लोगों की बड़ी मिक्स्ड ओपिनियन है, लेकिन नैब ने एक बहुत अच्छा एफआईए के बारे में अच्छी है, एंटी करप्शन में अच्छी है। मैं करता हूँ कि उस नैब ने बहुत पैसों की रिकवरी भी करवाई है, बेशुमार अरबों रुपए की रिकवरी भी उसके दौर में हुई है। भाई साहब महकमे कोई बुरे नहीं होते, उन्हें इस्तेमाल गलत किया जाता है। अगर नैब को ईमानदारी से काम करे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन वो नैब ये क्या है, एक नैब आज कह रहा है नवाज शरीफ गलत है, कल कह रहा है बेगुनाह। हाँ, अगर नवाज शरीफ से नाइंसाफ़ी हुई है तो जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है उन सबको उल्टा लटका दो। खुदा के लिए ये रस्म बंद करो इंतकामी कार्रवाइयों की, हाँ किसी भी सियासी जमात या आम शहरी के खिलाफ भी हो। इन अदारों को, घोड़ों को रोको। अब इन्होंने मुल्क को गिद्ध ख़त्म कर दिया जितना लोगों का खाया है। तो चौकाई साहब देखें, एफआईए की एफिशिएंसी देखें, नैब 10-10 साल इंक्वायरी करता है, एफआईए खुद 10-10 साल इंक्वायरी आम है। मुझे पता है मोहसिन भट्ट साहब यकीनन डीजी एफआईए साबर हमीद साहब से माजरत करेंगे। अब जैसे आपकी नैब ने, जब आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, नैब को भी तलब नहीं किया, प्रोसिक्यूटर पहुंच गया, जी सर हमें तो उनकी बेल पे कोई इतराज़ नहीं। ये तेज़ी तो आई है इंसाफ की डिलीवरी में कि नहीं? आई थिंक आपको मेरी बात मुनासिब नहीं लग रही। मुझे लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट था, हाँ, उतों ही समझ आ गई सी जब उनकी खिदमत में दस्तबस्ता हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट जो वहाँ पे हैं उन्होंने जाके हाजिरी दी दरबार आलिया में, तो बात समझ में आ गई। वैसे काई साहब आप उस्ताद भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, आपने मुख्तलिफ किया, तो क्या ये वाजिब है उस एम्बेसडर जो भी नाम है यूके में कि हर मुजरम को वो जाके एयरपोर्ट पे सी ऑफ करें? ये उनके एसओपी में शामिल है। हर आदमी को ये प्रिविलेज हासिल नहीं होते। एक ब्रेक की तरफ जाना है बड़ी साहब। एक बहरहाल नवाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड तो रहा है ना, वो इसी मुल्क में भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आइंदा भी बन सकते हैं अगर मोहतरमा मरियम नवाज। नहीं, हम अगर उन्हें बनना है तो चौथी दफा मियाँ साहब एडवांस मुबारक। हमें सवाल ये है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं छोटी सी बात करूँ, आपकी रूलिंग एलीट आपके लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर से ऊपर बसती है, उसमें उनकी अपनी इंटरनल लड़ाइयों में किसी बदनसीबी काम ना आ जाए तो वरना इनको हाथ किसने डालना होता है। एक ब्रेक है, ब्रेक ये हमारे अफसोसनाक हमारे कुछ मसाइल हैं, इंशाल्लाह हल होते रहेंगे। ब्रेक के बाद जब हम हाज़िर होंगे तो गर्दिशी कर्जे पर भी बात करेंगे और जो दबाव है, लोगों के ज़हन पे दबाव है बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, उसके वाले से कुछ फैक्शन फिगर्स आ रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी साहब, एक और बड़ी दुख भरी इस वीकेंड पे खबर थी। मौलाना तारक जमील जो मजहबी हलकों में बहुत जाने पहचाने जाते हैं, वो एक ट्रेजिडी से गुजरे और उनके बेटे जो हैं वो अब हम में नहीं रहे, बीमार थे, अलील थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ एक इज़ारे। देखिए, मौलाना तारक जमील साहब दुनिया में इन्होंने आलम दीन थे, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और अल्लाह ताला इन्हें रहती दुनिया तक रखे। इस उम्र में जवान बेटा जो उनका बीमार था, बचपन से बीमार था, अल्लाह ताला मौलाना तारक जमील साहब को सब्र और जमील दे और अल्लाह ताला किसी और के बच्चे को ऐसा दुख ना दे, बुला बाप को ना दे। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत कद्दावर नाम है, अल्लाह के करीब हैं, आलम दीन है। हम तो इनके साथ इंशाल्लाह लाहौर आएंगे तो जाके दुआ के लिए भी हाज़िर होंगे कि मौलाना तारक जमील साहब आपने जिस तरह इस्लाम के लिए काम किया, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे, सब्र जमील अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब। कोई एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ मैं, गालबन अनुश मसूद साहिबा SSP इन्वेस्टिगेशन है, गालबन उनका कोई हमारे पास शॉर्ट है तो उस पर फिर आपका टेक लेते हैं। सुनाएं जी। कुल 9 मई से जो रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनके चलान कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसमें ट्रायल, जेल ट्रायल होगा और डे टू डे होगा। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। इससे पहले भी उनसे रब्ता किया गया है और उन्होंने कुछ कोऑपरेट इतना नहीं किया है। दिस इज नॉट द चॉइस ऑफ द एक्यूज्ड कि वो कोऑपरेट करे या ना करे। दे आर बाउंड टू कोऑपरेट विद द प्रोसिक्यूशन। अच्छा, ये जेल ट्रायल की बात कर रही हैं, तो ये डिसीजन इसका मतलब हो चुका है? ये ऑफिसर हैं, इनका नाम मोहतरमा अनुश मसूद साहब है, SSP इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस के आला अफसरान ने बहुत परेशान थे कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा शिकायत थी। सबसे काबल, सबसे ऑनेस्ट, सबसे हार्ड वर्कर, ये मैं इस पर सलाम देता हूँ पंजाब को कि उन्होंने इन्हें SSP इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी।
ये अनूशे मसूद साहब गालमन, उमर शेख थे एसपी CCPO लाहौर, तो ये गालमन है एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट थी। तो एक दफ़ा मुझे उमर शेख साहब ने कहा जितनी कंपिटेंट मोहतरमा अनूशे मसूद है इससे ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं। तो IG साहब खसूसन डॉक्टर उस्मान अनवर मेरे पुराने मौसन भी है, भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। IG साहब आपकी इस चॉइस पर जिस तरह इन्होंने, लेकिन ये फैसला ये करती हैं SSP इन्वेस्टिगेशन के कोई भी ट्रायल जेल में होगा और डे टू डे होगा, ये वैसे इनका मैंडेट है, हुकूमत का फैसला हो सकता है। ये तो गालबन ये कह रही हैं मोहतरमा अनूशे, आपको पता ही नहीं जिस तरह पंजाब पुलिस ने सर जोड़ के इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किया है। अनूशे, मैंने बताया ना शेख उमर थे, ये लाहौर में काफ़ी जगह रही हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोगों का दावा है कि इन्वेस्टिगेशन और CIA में करप्शन का वजूद ही ख़त्म हो गया। तो अगर ऐसी कॉम्पिटेंट अफसर ने मेहनत करके ये चलान किया है और साथ में ये भी कहा कि ये ट्रायल जेल में ही होंगे, तो फिर मतलब है जब आदमी इतना ब्रिलियंट हो, काबिल हो, जिसे उमर शेख तारीफ़ करते हों, और मौजूदा पंजाब के अफसरान कहते हैं कि जो टफ हो हम दूसरे ज़िलों का भी मशावरत मोहतरमा अनूशे मसूद साहब से करते हैं, तो गालबन इन्होंने ये 9 मई, जिसको मुझे भी तकलीफ़ है, नहीं होना चाहिए, आपको भी है, हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता है कि एहतजाज सिर्फ पुरअमन होता है, तोड़ फोड़ एहतजाज नहीं होता। तो अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन इनसे करवाई गई है, यकीनन उमर शेख साहब भी खुश होंगे, और मुझे पता है पंजाब में अगर कोई भी टफ मुश्किल टारगेट आएगा तो ये अनूशे मसूद साहब इसे अचीव कर सकते हैं। वैसे मैं तो ज़ाती तौर पर बड़ा खुश होता हूँ जब हमारी बच्चियाँ बेटियाँ आगे आती हैं। तो नहीं देखिए कायद साहब, नहीं बच्चियाँ तो हमारी सब बेटियाँ बहनें हैं, बेटी और बहन होता है ना, तो पंजाब में तो और भी बड़ी हैं, लेकिन इतना जो पंजाब पुलिस ने इनका इंतखाब किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसमें हमारे एक होते थे, याद आ गया मुझे, मैं जब सदर था, वकला की मूवमेंट चल रही थी, पंजाब जिन्होंने जनरल कहते थे एहसन बून साहब, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे कानूनदान है। हमारे दोस्त हैं बड़े, मेरा तो उनसे बड़ा पुराना तल्लक है, काफी अरसा हो गया बात नहीं हुई, प्रोग्राम के बाद याद कराइएगा। तो इस तरह वकला में, सहाफत में हम जैसे नलायक भी चल जाते हैं, कुछ काबिल लोग भी चल जाते हैं, आप जैसे साहिब इल्म भी चल सकते हैं, हम भी। तो लिहाजा मुझे यकीन है कि पंजाब पुलिस हमेशा अनूशे मसूद साहब के नक्शे कदम पर चल के करप्शन का खात्मा और मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन की जो रवायत कायम की है वो जारी, अल्लाह करे ये रवायत जारी हो सारी रहे, और ये हर अल्लाह को बीच में ना डालें। हर शोबा जो है वो नहीं, अल्लाह को ही डालना पड़ता है भट्टी साहब। अच्छा, तो अभी हमने भट्टी साहब गुफ्तगू और जेल, अब जेल के ट्रायल तो चैलेंज भी हो सकता है, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल लगता है ये जेल में ही ट्रायल होगा। तो अब बात को आगे भी बढ़ाते हैं। अभी हमने जेल में ट्रायल होने में क्या नुकसान है? नुकसान ये ना कि है, एक तो हमें एक्सेस नहीं होती कि अंदर क्या हुआ है, सिलेक्टिव से लोग अंदर जाते हैं, उसके बाद जो सीन है, जो आप हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर होते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में तो सिर्फ एक ही टेलीवाइज हुआ है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, वरना दूसरे मुल्कों में तो लोअर लेवल के केसेस भी टेलीवाइज होते हैं। पॉसिबल है कि जब फायद ईसा सब तशरीफ लाए, वो क्या प्रोसीजर कौन सा था बिल? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसकी उन्होंने लाइव कवरेज, हो सकता है वो इन केसों के भी लाइव कवरेज का हुक्म दे दें और कहें ये जेल में नहीं होगा। भाई तो बहुत अच्छी बात है, कानून तो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी होना चाहिए। साहब यकीनन टीवी देखते ना होंगे, लेकिन उन तक खबरें तो जाती होंगी ना कि अगर एक जेल में ट्रायल पर किसी भी पार्टी को खदशा है कि ये साफ शफाफ नहीं हो रहा, हकायक लोगों को नहीं पता चल रहे, हो सकता है इसमें भी वो हुक्म सादर फरमा दे कि जी इसे ओपन। हम तो उसको भी अप्रिशिएट किया था हमने, वो जो उन्होंने फैसला किया था कि इसको टेलीवाइज किया जाए, तो और इसको भी तो है कि जैसे अगर उनके इलम में नहीं है, हो सकता है आज इलम में आ जाए और इसमें को वो हुक्म सादर फरमा दे। लेकिन 9 मई का वाक़या दिल हराश है। लेकिन भाई साहब, साइफर केस में मैं जितने वकला से मिलता हूँ वो कहते हैं इसमें इतनी जान नहीं है जितना जाहिर किया जा रहा है। आप भी माशाल्लाह, आपके वालिद साहब, आपके दादा परदादा जज से बान रहे हैं और उस दौर में रहे हैं। क्या ये साइफर केस वाकई इतना है कि नून लीग को तो यकीन है कि 15 से 20 नवंबर तक
इमरान खान को मुमकिन तौर पर सजा हो सकती है? डू यू थिंक मेरी तरह, क्योंकि आज कोई आईनी माहिर नहीं है इसलिए मैं आपसे रहनुमाई ले रहा हूँ। ये चूंकि देखें ना, पहले हम सुन रहे थे जी कि डील हो रही, मियाँ साहब आ रहे हैं, आगे नहीं गिरफ्तार होंगे, नहीं गिरफ्तार हुए, अपीलें खुल जाएंगी, अपीलें खुल गई हैं। अब जो लॉजिकल फॉलो करता है अगला जो नतीजा है वो ये है कि ये इनकी सज़ाएँ जो हैं ओवरटर्न हो जाएंगी। फिर अब बात हो रही जी 80 से लेकर 120 तक सीटें जो है, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, डेट नहीं हुआ, मगर लोगों ने सीटें पहले से। नहीं, ये तो लोगों की असेसमेंट है ना। देखो, नतीजा तो उसी दिन आएगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। ये बात गश्त है। मालिक साहब ने उस दिन हमारे प्रोग्राम में कहा, मोहम्मद मालिक का पाकिस्तान, हाँ, उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात, बहुत बड़ा नाम है, ये बात उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी की है 120 वाली। बेहतर ये होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं ना, लेकिन असल तो फैसला उस दिन होगा कि जिस दिन इलेक्शन होगा, क्या उसमें हर वोटर को अपनी चॉइस के मुताबिक वोट डालने दिया जा रहा है। हर वो पाकिस्तान जो एलिजिबल है उसे इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है। जो मर्जी हो, छुपना कुछ नहीं है। ये जिस अहद में हमने कदम रख दिया है, और ये जो आपके पास गैजेट्स पड़े हुए हैं, ये टेलीफोन पड़ा है, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, अब इसके होते हुए छुपेगा कुछ नहीं। अगर तो ये जो हुकूमत है अक्सर अपना काम ठीक तरीके से करेगी, इलेक्शन ठीक करवाएगी, ये जो निगरान हुकूमत है जनाब काकड़ साहब की, तो ये भी सामने आ जाएगा। अगर वहाँ पे कोई हैंकी पैंकी होगी, कोई और कुछ होगा, तो वो भी सामने आ जाएगा। नहीं, वो तो जब भी कोई उन्हें सवाल करते हैं वो कहते हैं इलेक्शन साहब मेरे से ना पूछो, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अच्छा भट्टी साहब, एक हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और आखिर में शायद ज़्यादा अहम मौज़ूआत है जिस पे हम बात करेंगे। एक तो ये गर्दिशी कर्जे का जो अजाब और तौक हमारे गले में किसने डाला, इस पर भी बात करें। और गंदा तरीन शहर कैसे बन गया, ये टाउन प्लानिंग अगर कब्जे ग्रुपों को दे देंगे तो फिर यही होना था। और साथ ही दिमागी अमराज क्यों बढ़ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा जो बड़े एक नोटेड एक्सपर्ट हैं माशियात के अमूर के, उनसे हमारी बात हो सके, मगर इससे पहले थोड़ी सी बात हम भी करते हैं। भट्टी साहब, आप देख रहे हैं कि हमने कितने अरसे से कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। मैं अभी सोच रहा था ब्रेक में कि मुझे अच्छी तरह याद है 10 रुपये का डॉलर भी था जब मेरे मरहूम भाई तालीम के लिए जा रहे थे, और डॉलर का इतना सख्त कंट्रोल था कि यहाँ स्टेट बैंक देता ही नहीं था, आपको मुल्क से बाहर से कहीं से अरेंज करके, तो यहाँ फिर आप लोगों को। तो अब ये वो भी शुक्रिया हमारी इस मुक़्तदर यानी तबकों का कि डॉलर को थोड़ा बहुत नीचे लेके आ गए। इधर बिजली है महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, और गर्दिशी कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है। कल सब गुजारिश है कि जब तक आप मुल्क में टैक्स कलेक्शन, कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे ये है या माजी में थी, बेहतर ना हो। मैंने सुना है कि एक कोई कारोबारी आदमी 10 अरब की एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे 3 अरब शो करता है। आपका डॉलर आपके अहम अदारों को आके थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा। अगर ये निगरान हुकूमत रहती तो खुदा ना खास्ता 350 पे पहुंच चुका होता। तो गुजारिश ये है कि कर्जे तो आपके बढ़ेंगे, इस बिजली के रेट पर आप इंटरनेशनल मार्केट को बीट नहीं कर सकते। इस गैस के रेट पर, इस महंगाई के दौर में, इस लाकानूनियत के दौर में, इस करप्शन के दौर में, एक फैक्ट्री कोई बिजनेसमैन लगा ले बेचारा कि जहाँ से रोजगार मिलते हैं, उसे 20 से ज़्यादा सरकारी महकमों से वास्ता पड़ता है, वो जाते हैं अपनी फीस लेते हैं। तो काजी साहब इस वैसे ये मुश्किल काम नहीं है, निकालें ज़रा वो जो थे, क्या नाम था, अबू बकर खुदा बख्श साहब की रिपोर्ट निकाल लेना, वो निकाल के जरा लाइन हाजिर करें ना, जिस तरह डॉलर वालों को लाइन हाजिर की है तो 4 दिन में एक सिग्निफिकेंट तब्दीली तो आ गई। मगर भट्टी साहब फिर ये कोई करना ही नहीं चाहता। अब ये सारे काम हम उनको कैसे दे दें? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप इस मौजूदा हुकूमत किसी भी सियासी जमात की हो, उसके फ़राइज़ में शामिल है। क्या वजह है कि उनके अपने असासे अरबा गुना बढ़ जाते हैं और अवाम पर खरबों रुपए कर्जा चढ़ जाते हैं? क्या ये पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते? क्या इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं? क्या कारोबार बाहर है? काजी साहब, इस मुल्क में जब तक आप 95% आम शहरियों की ज़िंदगी को उनके बुनियादी हकूक नहीं देंगे, शर से खैर नहीं होती। देखिए भट्टी साहब, जो सियासी निज़ाम अरबपति पैदा करता हो और एक तरफ गुर्बत की जिल्लत में गर्क कर दे लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत को,
और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर, जो खुद खरब नहीं तो अरबपति तो कम अज़ कम होंगे, क्योंकि 26 अरब का 19 अरब का तो वो सिर्फ इल्ज़ाम ही था जो बड़ा गलत था, जिसका पता ही नहीं चला, इंडाइटमेंट ही नहीं हुई, दफ़ा करो जी। हाँ, तो वो कहते हैं हम बेकारी हैं। तो यार ये कैसा बेकारी मुल्क है कि ये जो अपने हुक्मरानों और सियासतदानों को तो दुनिया के फोर्ब्स में जो खरबपति है उनमें बिठा देता है। अच्छा काजी साहब, मैं आपसे एक सवाल, मगर खुद बेकारी बन जाता है। अदब एहतराम से, वो ये कैसे बेकारी हैं कि चार्टर्ड प्लेन पे पाकिस्तान आते हैं अबू धाबी से या दुबई से? ये कैसे हैं कि जिनके बिजनेस के लिए सैकड़ों आदमी इनके पैसे और किराए और कवर करता है? हाँ, अवाम बेकारी है, मुल्क बेकारी है, लेकिन चंद ख़ानदान या हज़ारों ख़ानदान या सैकड़ों ख़ानदान, उनके पास तो पैसों के एहसास ही नहीं है। इसका मतलब डू यू थिंक इस बिजली की कीमत से मादी में जितने भी हुक्मरान रहे हैं इन्हें फ़र्क पड़ता है? 1000 रुपये यूनिट हो जाए, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सो वट। और पेट्रोल आप 2000 रुपये लीटर कर दें, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जिसे 1 लीटर पेट्रोल डालता है, जिसकी माँ घरों में काम करती है, जब घर आती है तो कहते हैं गैस नहीं आई, बिल आते हैं तो घर का सामान, बेटी का जहेज, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, केतलियाँ बेच के वो देती हैं। ये उसका कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये चंद खानदानों का है। ये खबर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। महंगाई, बेरोज़गारी, ज़हनी अमराज की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा, ज़हनी मरीजों की तादाद में, लोग ऑपरेशन, डिप्रेशन, उदासी और जो है वो ये क्या इस तरह की परेशानियों में मुब्तला है, चिड़चिड़ापन है। अच्छा, अब कुछ लोग एक और भी इसके साथ खबर जुड़ी है। आज बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि हमने 9 लाख लोगों को बाहर नौकरियां दिलवाई हैं। और नहीं, 9 लाख नाइंसाफी और अच्छे रोजगार के लिए मुल्क छोड़ के गए। कादी साहब अपनी इस्लाह करें। मुझे 50,000 लोग कहते हैं कि जी हमें वर्क परमिट बाहर का ले दे। आपकी बहुत बड़ी तादाद अशराफिया की पुर्तगाल की नेशनलिटी और अमेरिका की ले चुकी है। मैं आपको इंकिशाफ कर रहा हूँ। अच्छा, 2023 में 9 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार का 90% हदफ मुकम्मल कर लिया हमने। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा, ये दो कादी साहब, बैरून मुल्क रोजगार कौन कमाने जाएगा जिसको इधर पूरी नहीं पड़ती, जो इधर अपने और अपने बीवी बच्चों का रिज़्क़े हलाल में पेट नहीं पाल आपको सकता, अपना बिल नहीं दे सकता, पेट्रोल नहीं डाल सकता। कादी साहब, ये क्रेडिट नहीं है। अरे तो सुने, आप इस मुल्क को इस काबिल बनाओ कि दुनिया बाहर से इधर आए, जैसे नवाज शरीफ साहब हुकूमत करने आए हैं। ये मुल्क बनाओ। वो दुनिया आती रहेगी, नवाज शरीफ साहब वाली दुनिया आती जाती रहेगी। मगर मैं आपको अपना ज़ाती बताता हूँ कि जो एक नौजवान मेरे लॉन्ड्री से कपड़े लेके आता जाता, तो कल कोई और आया तो मैंने पूछा उससे कि जी वो सऊदी अरब चला गया है और उसने अच्छी खासी रकम इस नौकरी के लिए दी है। अब वो पता नहीं उस जॉब मार्केट में क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती। सहराओं में हमारे इस पे बड़ी स्टोरीज हो चुकी हैं। ये जो कतर का बना था ना, आपका जो स्टेडियम बना था, इस पे गार्डियन ने स्टोरी बताई थी कि वहाँ किस तरह नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान के एयरपोर्टों पर जो कॉफिन, और जो कॉफिन किसी क्या कहते हैं कॉफिन उसको, जिसमें लाश, उर्दू में क्या कहते हैं उसे, ताबूत आते थे वहां पे जो। और काजी साहब, अब जिंदा इंसान ताबूतों में है। ये स्टूडियो भी मैं देखूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सोचूं तो शायद अल्लाह ना करे। मैं कह रहा हूं कि ये कोई आप भी जो लोग जाते हैं आपके बाहर रोजगार के लिए या पढ़ने के लिए, 90% बड़ी साहब पेट्रोल पंपों पे काम करते हैं, स्टोरों पे काम करते हैं। और बड़ी साहब, हम इस मुशक्कत की मंडी में खुद हमने काम किया है। कुछ लोग तो अच्छा, ये देखें ना, कम विंटर, कम स्मॉग, लाहौर बिकम्स अ वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। अच्छा, अब बात क्या है, अब इस पर गौर करना चाहिए ना। लोग सवाल हमसे पूछते हैं बाहर के, यार आप हमें बताते हैं गंदा क्यों गंदा हुआ। इसलिए गंदा हुआ कि जब आपने टाउन प्लानिंग कब्जे ग्रुपों को दे दी और वो उनका सियासतदानों के साथ गठजोड़ हो गया। वो अरबों रुपए जमीनों पर कब्जे करके कमा के इस काली सियासत को काले पैसे से फंड करते रहे और आज सारा शहर काला हो गया। तो दुनिया का सिटी ऑफ गॉड आपको बता दूं कि मौजूदा एलडीए ने ब्राउन को ग्रीन, ग्रीन को ब्राउन, और चंद लोगों ने खरबों रुपए कमाए, खरबों रुपए। फिर मुझे मान जाए तो उस खरबों रुपए से अपने लिए साफ हवा दे आए ना। ये तब कल इसी गंदी हवा में तो भी लेना है। उनके खरबों रुपए कमाएंगे तो हम ये गंदी हवा से बीमारियों के लिए अस्पताल जाएंगे। इनका तो इलाज ही बाहर होना है। आपको पता है लाहौर में इस वक्त प्रॉपर्टी का काम कौन कौन करता है और किस किस ओहदे पर है, और बगैर क्या सरकारी ओहदे पर। काजी साहब, अनबिलीवेबल। एक इंडस्ट्री तरक्की की है, कब्जा माफिया।
स्मगलिंग और दूसरी कुछ चीज़ें जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना होगा, वो एक बात आप जैसे साहिब इल्म ने कहा, मैं उसका नाम तो नहीं लेता, कि कहीं भी ना इंसाफ़ी, हर जगह इंसाफ के लिए ख़तरा है। तो काजी साहब ये अगर पॉपुलेशन में पहले नंबर पे आए हैं तो कोई खरबपति आपके हक के डाके मार के हुआ है। भट्टी साहब ये खुशखबरी, और ये ट्रेन का जो कर्जा है, मुझे मेरा कंट्रोल रूम बता रहा है कि 500 अरब रुपए तक बढ़ गया है। ये जो तरक्की की थी हमने, ठीक है, और जिससे हम इतने पैसे भी नहीं कमा सकते। और इसमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने बहुत अच्छी स्टडी उस वक्त की थी। उस वक्त इस पे कुछ चंद लाख लोग ना, 2-2.5 लाख लोग ही सफ़र कर सकते हैं 1.5-2 करोड़ के शहर में से। तो उन्होंने कहा कि यार अगर हम 7 लाख की सुजुकी कार आती थी, तो उसने कहा इन 2.5 लाख लोगों को हम पर हेड एक सुजुकी कार वो लेके दे सकते थे। और जो व्हाट हैपेंड, काजी साहब इस पे एक अहम तरीन शख्सियत ने मुझे खुद बताया, उन मोहतरम ने, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप एक गरीब मुल्क पे जहाँ साफ पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, हस्पताल नहीं है, ऑरेंज ट्रेन में अरबों रुपए लगा रहे हैं, उन्हें क्या कुछ सियासत वाली दहावे लिए काम भी करने होंगे। तो काजी साहब जब आप मुल्क का सोचने की बजाय अपनी जेब का और इक़्तिदार में आने का सोचेंगे तो फिर किसी की हाथ तलबी तो होगी। ये बात है कि कहीं से कोई बेहतरी का रास्ता निकलता नजर नहीं आता। नहीं, अभी तक नहीं आता। जिस दिन आया इंशाल्लाह ताला उसकी निशानदेही करेंगे, हाँ। उसका जिक्र करेंगे और खुशी होगी, खुशी से कि हमारा मुल्क अब तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया, पूरी पहला कदम तो उठाए। पूरी दुनिया इसको, हमें चाहिए थी ट्रेन, हमें अंडरग्राउंड चाहिए थी। गालिबन फिनका था, फिनका ने जब परवेज इलाही साहब के दौर में फंड करके कहा था कि हम लाहौर के जमीन दो नीचे। काजी साहब कोई एक ऐसा सरकारी हस्पताल बताए, कोई ऐसा सरकारी स्कूल, लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है ना पाकिस्तान पंजाब का, जहां आप अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करेंगे, जहां ये जितने सेक्टरी स्कूल्स हैं, जितने वुज़रा है, इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, एक स्कूल का नाम बताएं। बड़ी साहब मैं तो ये समझता हूँ कि इस जो प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन है, इसने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है, इसने सिर्फ अरबपति मालकान पैदा किए हैं और यहाँ पे जहालत फैलाई है। क्योंकि क्यों है 2.5-3 करोड़ बच्चा बाहर क्यों आप, ये इतना अच्छा निज़ाम था, मंडी का निज़ाम इतना अच्छा था, तो मेरा 3 करोड़ बच्चा जाहिल क्यों है? अगर ये आपकी सारी की सारी प्राइवेटाइज्ड जो आपकी हेल्थ है, ये बहुत अच्छा निज़ाम था, तो मेरे मुल्क के 47% बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ क्यों है उनकी? वो जो बचपने से बुढ़ापे में चले जाएंगे, और ये एक लागरों की और एक मदकूक नस्ल जो हम पैदा कर रहे हैं, ये क्या सा? हमें तो लोग बड़ी, मुझे तो एक साहब ने कहा ना, बड़े हेपेटाइटिस सी के लोग हेपेटाइटिस सी से मर जाते हैं, उन्होंने डायग्नोज ही नहीं होता उन्हें बीमारी क्या। और जो मुल्क 76 साल में हुक्मरान, मुल्क नहीं, मुल्क तो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान, साफ पानी नहीं दे सके, पढ़ने के लिए एक तालीम का स्कूल नहीं दे सके, हस्पताल में आज आप, मैं आपको जनरल अस्पताल ले जाता हूँ, अगर बिलियाँ फिरती हुई मैंने ना दिखाई, अगर जो फातिमा जना अस्पताल ले जाता हूँ, अगर उनकी डॉक्टर किसी आम आदमी को देख लेंगी, उनके रात को क्लिनिक पे कितने लोग जाते हैं और वो कितनी फीस बनाते हैं। बड़ी साहब मैंने जापान एक दोस्त से बात की, हमारा कुलीग था, उसने कहा जी कि यहाँ पे प्राइवेट सेहत भी है और पब्लिक भी है, फ़र्क कोई नहीं है दोनों में। स्विट्ज़रलैंड से मेरा एक दोस्त, मैंने बात की, उनका यार वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है या पब्लिक स्कूल है, उनके म्यार एक जैसे। या तो आप ये निज़ाम लेके आते ना, इस तरह का निज़ाम करते कि ये आवाम के जो बच्चे हैं, जिनके आप कहते हैं ना टैक्स, 80% टैक्स इस मुल्क का गरीब आदमी देता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, उसको क्या मिलता है? नो एजुकेशन, नो हेल्थ। और जो हेल्थ मिलती है, एक कोराम मचा होता है अगर आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, एक कंबो होता है लोगों। आपको जनरल अस्पताल, ये जना अस्पताल डायलिसिस की 6 माह की डेट है, एंजियोग्राफी की साल की है। ये देखें, एक है 95%, 98% गरीब आवाम, एक है चंद शराफिया। मैं एक खबर दे के प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ, वापस बातें तो चलती रहेंगी। एक अस्पताल के बड़े अफसर, मैं नाम नहीं लेता, सरकारी अस्पताल के, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि अब हम ट्रीटेबल डिजीज़ से जितने लोग हमारे सरकारी अस्पतालों में मरते हैं, अब हमने उनका रजिस्टर भी मेंटेन करना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर ये रजिस्टर पब्लिक हो जाए तो क़यामत आ जाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तौफीक देगा और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, और हमारी बात का मकसद भी ये होता है कि ये बदले, और इंशाल्लाह बदलेगा। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।